जय श्री राधे क्लास 11th। आपका आज न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट 2। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी देखभाल कर रहे होंगे। यूनिट 2 काइनेमैटिक्स, जहां पे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 हम पढ़ेंगे, जिसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा काइनेमैटिक्स समझ लें। काइनेमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की ब्रांच है। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जहां पर हम मोशन, कॉज ऑफ मोशन एंड स्टेशनरी पॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही होगी आपके? तो मैकेनिक्स क्लियर हुआ। तो मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेस जनरली हम यहां स्टडी करेंगे। शायद आपको याद हो कि जो फर्स्ट चैप्टर मैंने पार्ट बताया था, उसमें आपको मैकेनिक्स के बारे में बताया था कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या मैकेनिक्स थर्मोडायनामिक्स, कुछ ब्रांचेस के बारे में चर्चा की थी आपसे। तो मैकेनिक्स में सबसे पहले जो है वो स्टैटिक्स। स्टैटिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स? स्टैटिक्स का मतलब क्या है? A object is in rest when we talk about the stationary point। जब हम कभी स्टेशनरी के बारे में बात करते हैं, स्टैटिस्टिक के बारे में बात करते हैं, वो स्टैटिक्स में आता है। शायद एक चीज आपको शायद मालूम हो कि जब इलेक्ट्रॉन में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करते हैं, वहां 2 चीज होती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। जब 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स होता है, यदि वो इलेक्ट्रॉन मेरे स्टेशनरी है, दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और यदि वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में अब भी फोर्स है, बट एट दैट टाइम दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। क्लियर है? तो स्टैटिक्स हमारी एक चीज हुई जहां पे हम स्टेशनरी पॉइंट के बारे में यहां पर बात करेंगे। सेकंड थिंग, यहां पर देखिए, सेकंड थिंग जो मैकेनिक्स की ब्रांच है वो है हमारी काइनेमैटिक्स, जिसके बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। बड़ा मजा आने वाला है, रियलिटी बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत। और ये जो है आपका 9th बेस है इसका। आपने 9th क्लास जो पढ़ी हुई है ना, 9th क्लास में हमने जो पढ़ा हुआ है मोशन वो सब यहाँ पे आएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। काइनेमैटिक्स जहां मोशन से डील करते हैं कि मोशन हो रहा है, और यदि मोशन हो रहा है तो क्या है उसमें? स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। इनसे डीलिंग कैसे होगी? तो यहां पर 3 फॉर्मूले आएंगे हमारे, वही वाले 9th वाले। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as। बट यहां पे उसमें वो डेरिवेशन तो है, ग्राफ वाला बिल्कुल है, बट यहां पे डिफरेंशिएशन से एंड इंटीग्रेशन से, इंटीग्रल डेरिवेशन भी हम सीखेंगे इन तीनों इक्वेशनों का। बात समझ में आ रही है? तो काइनेमैटिक्स में आया, क्या पढ़ने वाले हैं काइनेमैटिक्स में? हम कुछ माइंड मेकअप हो गया होगा आपका। नेक्स्ट इज डायनामिक्स। डायनामिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक्स? हियर वी लर्न अबाउट कॉज ऑफ मोशन। मोशन का कॉज क्या है? ठीक है, यहां हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पॉइंट पर है, यहां मूव कर रहा है, तो यहां मूव क्यों कर रहा है? इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स में हमने क्या पढ़ना है? मोशन। मैं आपसे छोटी सी चीज पूछूं, 9th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है मोशन। क्या है मोशन? या इस क्वेश्चन को हल्का सा घुमा दूं, कैसे? मोशन कब नहीं होता? ऐसी एक प्लेस बताइए जहां मोशन नहीं है, बता पाएंगे आप मुझे? हमने क्या पढ़ा? मोशन। ऐसी कौन सी चीज है जहां मोशन नहीं हो रहा? बता पाएंगे आप मुझे? सिंपल सी बात है भाई, हम कहां हैं? अर्थ पर, और अर्थ रोटेट कर रही है, मूव कर रही है, हम मूव कर रहे हैं। या यूं कहें, ऑल आर थिंग मेड ऑफ एटम। एटम के अंदर क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, मूव नहीं करता, करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग हर चीज मोशन में हो गई। यदि हर चीज मोशन में है तो फिर रेस्ट में क्या है, रेस्ट में क्या है? एक्चुअली छोटी चीज जब इनको डिफाइन करने लगे तो हमें इनको डिफाइन करने के लिए एक आधार चाहिए था कि किस चीज के रेस्पेक्ट हम डिफाइन करें। तो हमने दो चीजों का आधार लिया, एक सराउंडिंग का और एक टाइम का। When an object change position one place to another place with respect to surrounding and time, it's considered as a motion or movement। और जब किसी ऑब्जेक्ट का प्लेस पोजीशन चेंज नहीं हो रही है सराउंडिंग और टाइम के रेस्पेक्ट, तो उसको क्या कहेंगे, कहां पे, रेस्ट में। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, ट्रेन चल रही 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 है। आपको कब मालूम पड़ेगा कि ट्रेन चल रही है? जब आप अपनी खिड़की खोल के देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा कि क्या क्या मालूम पड़ेगा, ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, ठीक है, ट्रेन चल रही है। आपने अपनी खिड़की खोली, अपनी खिड़की मतलब ट्रेन की खिड़की। आप ये मत सोचना अपनी कौन सी खिड़की है, कोई अपनी आंखों को खोलने लग गया ना, ट्रेन की खिड़की। आपने जैसे ही ट्रेन की खिड़की को खोली, आपने देखा कि पेड़ निकल गया, घर निकल गया, गाड़ी निकल गई, सब पास हो रहा है, मतलब आपकी सराउंडिंग में कंटिन्यूअसली क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग आपने कहा यू आर इन मोशन। तो ये समझ में आ गया मोशन क्या है, रेस्ट क्या है। एक चीज और होती है रिलेटिव मोशन, मतलब एक ही टाइम पर एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में भी है, रेस्ट में भी है, विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। क्योंकि जब तक व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, ट्रेन की उसके आसपास की सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही है, दैट मींस वो अपने आप को एज अ रेस्ट कंसीडर कर सकता है। और जैसे ही वो खिड़की खोलता है, उसी टाइम को क्या कंसीडर करेगा, मोशन में। तो इस चीज को रिलेटिव मोशन में भी कहा जाता है कि हम एक अपने आप को किसी दूसरी चीज के रेस्पेक्ट रिलेट कर रहे हैं कि हम मोशन में हैं या नहीं। टाइम के रेस्पेक्ट भी हम बता सकते हैं कि 9 बजे आप कहीं थे, 9:30 बजे कहीं चले गए, वो क्या हो जाएगा, टाइम के रेस्पेक्ट, आप मोशन में है या रेस्ट में। तो ये मोशन और रेस्ट की बात आई। इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा मोशन है ये 3 टाइप्स का होता है। द टाइप्स ऑफ मोशन, ये मोशन जो होता है जनरली 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। यहां पे यदि मैं आपको बताऊं तो आपने भी 3 टाइप्स पढ़ा हुआ है, लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन यहां पर लीनियर मोशन में ही 2 हैं। एक को कह दिया हमने रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरे को कह दिया हमने ट्रांसेक्टरी मोशन। ऐसी सर्कुलर रेक्टिलिनियर मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन, ऐसी सर्कुलर में सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, ऐसी वाइब्रेशन में ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। इन 2 का मतलब क्या है? लीनियर का समझ में आता, मूव इन स्ट्रेट पाथ। When a single object or unit entities move in straight path is considered as a rectilinear motion. Or when a system of object is moved in straight path is considered as a translatory motion. जब केवल एक ऑब्जेक्ट चलेगा, आप पैदल चल रहे हैं अकेले, तो आपने अपने आप को एक यूनिट एंटिटी कंसीडर किया, तो आप यदि स्ट्रेट में चल रहे हैं तो कैसा आएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। और वही 3-4 लोग एक कार में बैठ के चल रहे हैं तो क्या आएगा, ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किसको यूनिट मान रहा हूं। मैं एक कार को यूनिट मान लूं तो ढेर सारी कार सिस्टम में आएंगी। मैं एक अर्थ को यूनिट मान लूं तो ये पूरा सोलर सिस्टम में आएगा। हम कंसीडर किसको कर रहे हैं, यूनिट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो? ऐसे सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, जब कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, सर्कुलर मोशन।
जब एक सिस्टम मूव करेगा सर्कुलर पाथ पर, रोटेशनल मोशन। पर आप कहेंगे सर हमने तो कुछ और ही पढ़ा है, हमने कहा है सर्कुलर मोशन वो होता है जो एक सर्कुलर पाथ पे घूमता है, रोटेशनल मोशन वो होता है जो अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। हमने तो ये पढ़ा है। जरा देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं। हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, ये क्लियर, बात ध्यान से ना। अब ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे क्या पार्टिकल्स हैं, ध्यान देना। अब मैं इस ऑब्जेक्ट का आपके अकॉर्डिंग एक एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेशन करवाता हूं, ठीक है। ये क्या एक सिस्टम मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, ध्यान देना, जिसका आप रोटेशनल मोशन कहते हैं ना, मूवमेंट इन वन एक्सिस। सिस्टम मूव कर रहा है किस पर, सर्कुलर मूव हो रहा है सिस्टम का, तो क्या कहलाएगा, रोटेशनल मोशन। अच्छा, यहां पे जो पार्टिकल है ये कैसा मूव कर रहा है, थोड़ा ध्यान दो, ये पार्टिकल कैसा मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर, तो यहां पे ये क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। देखने का नजरिया, when a system move in circular path is considered as a rotational motion, when a unit object move in circular path is considered as a circular motion। बात आती है ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन क्या है, ऑसिलेशन आपने सुना होगा। मान लीजिए ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, पेंडुलम है, और इस पेंडुलम को मैं इस तरह से छोड़ता हूं, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये है हमारा ऑसिलेशन। यदि इसी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कम कर दिया जाए और स्पीड इसकी बहुत तेज कर दी जाए, उसे बोलते हैं वाइब्रेटिंग मोशन। अंतर समझ में आया आपको? इसी के साथ यहाँ पे एक टॉपिक है हमारा पॉइंट मास। हम पॉइंट मास किसको माना, समझें जरा, आप समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास या ऑब्जेक्ट। एक पॉइंट मास या ऑब्जेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, या किस कंडीशन में एक ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मास कहें। बात समझ में आती है, कोई दिक्कत वाली बात? छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं मैं आपको, यह डायरेक्ट क्वेश्चन ही समझते हैं। आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, उस पहले क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, वही पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। यदि मैं आपके बुक के अकॉर्डिंग बात करूं तो बुक के अकॉर्डिंग ये है, जब ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, समझ में आ रही है? जब कोई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किसी दूसरी डिस्टेंस के में बहुत छोटी होती है तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है या पॉइंट मास कंसीडर किया जाता है। ये तो आपकी बुक वाली डेफिनेशन जो आपको सब जगह पढ़ने के लिए मिलेगी, पर मैं इससे हल्का सा सेटिस्फाई नहीं करता हूं, मैं कुछ अलग तरीके से समझाता हूं। मैं क्या कह रहा हूं, यदि किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज चेंज होने से उसके मोशन पे फर्क पड़ जाता है, यदि किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज चेंज होने से उसके मोशन पर फर्क पड़ता है तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, और शेप और साइज चेंज होने से मोशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। समझ में आई डेफिनेशन? क्लियर है? अब उस एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसमें 4 कंडीशन दी हुई हैं कि इन 4 कंडीशन में बताइए कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है या नहीं। पहली कंडीशन लेता है वो, पहली कंडीशन क्या लेता है, रेलवे की, एक रेलवे, तो रेलवे कैरेज पहला पार्ट कहता है कि एक रेलवे कैरेज है, रेल जा रही है, ट्रेन जा रही है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, मान लीजिए मथुरा से मुंबई आ रही है। अब उसमें मैं 2 या 3 बोगी भरा देता हूं, बहुत ध्यान देना। पहली डेफिनेशन क्या कहती है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में डिस्टेंस बहुत बड़ी है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मैंने 2 या 3 बोगी भरा दी
तो उस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन डिस्टेंस बहुत बड़ी है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। बहुत ध्यान समझना, कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं मैं, मतलब सही कह रही है। मैंने डेफिनेशन क्या बताई, यदि किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज चेंज होने से मोशन पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यहां मैंने जो दो डिब्बे भराए हैं, इसके दो डिब्बे भरने से या घटने से क्या एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक के मोशन में प्रभाव पड़ेगा ट्रेन का? नहीं पड़ने वाला। यदि आप 4 डिब्बे और बढ़ा दोगे तब भी मोशन प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब भी उसी तरह से मेरी ट्रेन पहुंच जाएगी, पूरी ट्रेन पहुंचेगी। क्लियर है बात? तो इस कंडीशन में ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। दूसरी कंडीशन मंकी वाली है कि एक मंकी साइकिल के कैरियर के ऊपर बैठा है और साइकिल मेरी गोल सर्कुलर पाथ पर घूमती है। साइकिल में गोल सर्कुलर पाथ पर घूमती है। पहली, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में डिस्टेंस बड़ी है, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। मैंने डेफिनेशन क्या बताई, यदि किसी उस ऑब्जेक्ट के शेप और साइज चेंज होने से क्या मोशन पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, मैं छोटा बंदर ले लूं या बड़ा बंदर ले लूं, उससे मोशन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यहां तक तो बुक की डेफिनेशन काम करती है, यहां पे आके बुक की डेफिनेशन फेल हो जाएगी। कैसे? देखिए, मैंने कहा स्पिनिंग क्रिकेट बॉल, एक क्रिकेट बॉल को स्पिन कराया जाता है, बॉल हाथ में लेते हैं यूं करके घुमा के फेंका जाता है, बॉल टप्पा लेती है, टप्पा लेने के बाद दूसरी जगह चली जाती है, मतलब स्पिन हो रही है, एक जगह दूसरी जगह जा रही है। अब बताओ बुक की डेफिनेशन कहां लगती है? बुक क्या कहती है कि डिस्टेंस के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट छोटा होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस बहुत बड़ी होनी चाहिए। लगाओ, नहीं लग पाओगे, मेरा वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट के शेप और साइज चेंज होने से, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट बॉल, इसके शेप और साइज चेंज होने से मोशन पे प्रभाव पड़ेगा। मैं छोटी बॉल ले रहा हूं, उसको स्पिन करा रहा हूं तो बहुत अच्छी स्पिन होती है, वही मैं बड़ी बॉल ले लूं, थोड़ी बड़ी ले लूं, फुटबॉल ले लूं, या इतना बड़ा बॉला ले लूं, बॉला मतलब बॉल ले लो, बड़े बड़े बॉल ले लो, उसको फेंको, कराओ स्पिन, नहीं होगी। मतलब ऑब्जेक्ट की शेप और साइज चेंज होने से मोशन पर फर्क पड़ रहा है, स्पिनिंग पर फर्क पड़ रहा है। इन दैट कंडीशन क्या है? ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर? इसलिए मैंने कहा कि मेरी डेफिनेशन को मेंटेन रखना, वो हर जगह काम करेगी। दूसरा कह रहा, वीकर स्लिप फ्रॉम टेबल, एक टेबल से वीकर गिर जाता है, मान लीजिए टेबल, ठीक है, इससे कोई व्हीकल लेते हैं, ये कोई व्हीकल है, ये गिरेगा, कैसे गिरेगा? ऐसे समझिए आप, ये टेबल है, टेबल से दिख रहा है ना, समझ आ रही? ये टेबल से ऐसे आया और इतना थोड़ा सा बाहर आएगा ऐसे करके, और फिर ये ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। अब बताइए पॉइंट ऑब्जेक्ट है या नहीं? मेरी डायरेक्ट डेफिनेशन आइए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का शेप साइज चेंज करके देखिए। पहले ये ऐसे आ रहा था, ऐसे कर रहा था, अब यदि मैं ऑब्जेक्ट ये वाला ले लूं तो ये इतना बाहर आएगा तब गिरेगा। अब यहीं पे मैं ऑब्जेक्ट और दूसरा ले लूं तो ये कितना बाहर आएगा, इतना ज्यादा बाहर आएगा तब गिरेगा, इतना बाहर आएगा तब गिरेगा। क्लियर है? यहीं पर मैं ऑब्जेक्ट ये ले लूं तो अब ये यहां से लेके यहां तक बाहर आ रहा है, इतना बाहर आने पर अब गिरेगा। मतलब ऑब्जेक्ट की शेप और साइज चेंज होने से मोशन पर फर्क पड़ता है? हाँ पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आता है? बहुत बढ़िया, आहा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब पढ़ते हैं डायमेंशन ऑफ मोशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट मोशन, डायमेंशन ऑफ मोशन, मोशन का डायमेंशन। डायमेंशन मतलब 1D 2D 3D। तो यहां पे 3 डायमेंशन हम पढ़ेंगे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। 1D, 1 डायमेंशनल का मतलब क्या है? 1 डायमेंशनल का मतलब है
ऑब्जेक्ट की मूवमेंट पर केवल एक एक्सिस में चेंज आना चाहिए, बस। ठीक है, हमने लिया एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, एक लिया मैंने एक्स एक्सिस और एक लिया मैंने वाई एक्सिस। ऑब्जेक्ट के मूवमेंट पे यदि केवल एक एक्सिस चेंज होती है एक्स या वाई, तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट पाथ, यदि कोई ऑब्जेक्ट मेरा स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है तो मेरा क्या आएगा? उस कंडीशन में मेरा आएगा क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे कि यहां पर मैं देखता हूं कोई एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट ले लेते हैं और उसका केवल एक्स एक्सिस ही चेंज होता है, एक एक्सिस में चेंज, वन डायमेंशनल। मतलब वन डायमेंशनल में कैसा आएगा? STRAIGST, स्ट्रेट लाइन मोशन। बात करते हैं 2D की। 2D में क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है, वन डायमेंशनल में एक एक्सिस में चेंज आ रहा है, तो 2 डायमेंशनल में हमारा दो एक्सिस में चेंज आना चाहिए, डायमेंशनल में चेंज आना चाहिए, ये x ये y। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहूं, लो ये मैंने ग्राफ बना दिया, क्या 2 डायमेंशनल में चेंज आ रहा है? आ गया। तो 1D है 2D, आ गया 2D है? नहीं, ये कैसा मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑलवेज कंसीडर एज वन डायमेंशनल। आप कहोगे सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों में चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। 3 एक्सिस लीजिए, कैसी होती है 3 एक्सिस? ऐसी होती है, कहीं भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, किसी को भी एक्स वाई जेड हम मान सकते हैं। और ये कैसी होती है? स्पेस में किस तरह से भी हो सकती है, ऐसे 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 कहीं भी कैसे। कंडीशन क्या इंपॉर्टेंट है तीनों के लिए कि तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। एक्स से वाई का, वाई से जेड का, जेड से एक्स का, तीनों के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो एक्स वाई भी हो सकती है, वाई एक्स भी हो सकती है। यदि ये ऐसा है, ध्यान देना, मैं इसको एक्स मान रहा हूं, इसको वाई और इसको जेड, यदि ये ऐसी है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, क्या मैं इसको घुमा के ऐसा नहीं कर सकता? बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या कर लूंगा, इस एक्सिस को ना लेके, इस एक्सिस को ना लेके इसी को एक्स एक्सिस मान लूं, इसके परपेंडिकुलर एक वाई एक्सिस हो जाएगा, यहाँ जेड एक्सिस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, स्ट्रेट लाइन कभी भी हमारी 2 डायमेंशनल नहीं हो सकती। तो 2 डायमेंशनल मोशन कब होगा? जब 2 डायमेंशनल मोशन कोई ना कोई क्या होगा? कर्व होगा। जैसे कि मैंने ये एक कर्व बना दिया, लगा के दिखाओ, इसमें कोई भी रूल, कभी भी ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। हाइपरबोला एग्जांपल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है, यूं करके यूं। ये सारे जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं? 2D मोशन। तो 2D मोशन में कैसे आते हैं हमारे? प्लेन मोशन इन प्लेन। जब मोशन काय में हो? एक प्लेन में हो, ये एक प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन। स्ट्रेट लाइन मतलब एक ही लाइन, प्लेन मतलब ये पूरा, ये बोर्ड जो है क्या? प्लेन। अब बात करते हैं 3D। 3D क्या है? तीनों एक्सिस में चेंज आना चाहिए, एक्स वाई जेड, तीनों एक्सिस में चेंज कैसे आएगा? थोड़ा देखो, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। मैंने ये एक्स एक्सिस ली, वाई एक्सिस ली, और इसी के साथ एक ली मैंने क्या? जेड एक्सिस। क्यों नजर आ रही? ठीक है, एक्स वाई और जेड तीनों ले ली मैंने, ठीक है। अब इन तीनों में चेंज कब आएगा? जब यहां से कोई एक चिड़िया उड़ रही है, यहां तक आ गई। बहुत ध्यान देना, यदि ये चिड़िया यहां से यहां तक आ रही है, यदि ये चिड़िया यहां से यहां तक आ रही है, तो इस कंडीशन में देखो जरा चारों तरफ से एक्स वाई जेड तीनों चेंज हुई है? नहीं हुई है। इसने जब बढ़ना चालू किया, एक्स में चेंज आया, वाई में चेंज आया और जेड में भी चेंज आया। तो ये मोशन कहां पॉसिबल है? ओनली इन स्पेस। तो 3D मोशन कहां होता है? मोशन इन स्पेस। यहां मैं प्लेन पर आपको ड्रॉ करके नहीं बता सकता, क्योंकि ये स्पेस का मोशन है, तीनों एक्सिस में चेंज आएगा। तो ये हुआ डायमेंशन ऑफ मोशन।
इसी प्रकार से यहाँ पे एक चीज होती है, तो वो देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम पढ़ें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा देखते हैं। डिस्टेंस क्या है? A total path covered by object is known as distance. A shortest path between initial and final point is known as displacement. Distance is have only a magnitude. बताना भाई magnitude क्या होता है? बोल गए? मुझे पता था ये magnitude ऐसी चीज है जो 12th तक के बच्चे भूल जाते हैं। magnitude मतलब फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो मैग्नीट्यूड कहलाता है। यदि किसी के पास, हमने बताया था आपको 9th क्लास में, आपको शायद याद हो कि किसी के पास मैग्नीट्यूड है तो वो स्केलर कहलाता है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ जाएगी तो वो वेक्टर कहलाएगा। वैसे अभी के लिए तो स्केलर वेक्टर आप इतना ही सीखिए, आगे तो हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं स्केलर वेक्टर, बहुत डीप में जाएंगे। तो डिस्टेंस इज ओनली हैव मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट इज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये हमारी स्केलर क्वांटिटी, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ हमारी यूनिट होती है दोनों की मीटर। इसके बाद डायरेक्शन नहीं होती, इसके बाद डायरेक्शन होती है। डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, मे बी नेगेटिव। क्लियर है बात? कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए हमारी मीना कुमारी चल रही हैं कुछ डिस्टेंस, और ये मैंने मीना कुमारी के लिए एक बनाया पाथ। अच्छा एक बात बताएं मुझे, ये मीटर में कुमारी, मीना कुमारी, मीना कुमारी, तो मीना कुमारी मैं पूछूं कहां खड़ी है, या मीना कुमारी कितनी दूर खड़ी है, क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता पाएंगे। क्यों? आपके मन में एक ही क्वेश्चन आएगा, ये मीना कुमारी कहां से खड़ी, कितनी दूर खड़ी है, कहां से? मतलब आपको इनकी डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए एक क्या चाहिए? पॉइंट, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। मैं आपसे कहूं, ये बताइए मीना कुमारी पाकिस्तान से कितनी दूर खड़ी है? पाकिस्तान में इनका बॉयफ्रेंड रहता है, ठीक है? तो मीना कुमारी पाकिस्तान से कितनी दूर खड़ी है? तो पाकिस्तान से किस डायरेक्शन में? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है डायरेक्शन। पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डायरेक्शन। तो आपको रेफरेंस पॉइंट पता लग गया, ये पता लग गया यहां से नापना है, डायरेक्शन पता लग गई, मतलब इस डायरेक्शन में नापना है। बात समझ में? मैं आप, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। क्लियर हो गया होगा, 9th क्लास की बात है। तो मीना कुमारी समझ में आ गया कहां खड़ी है, किस तरह से मेजरमेंट करेंगे, हम ओरिजिन गिवन होना चाहिए, ये ओरिजिन गिवन हुआ। अब मान लीजिए मीना कुमारी यहां पे चलती है, यहां पर आ जाती हैं, और ये हमारा कोई पॉइंट है ए, इस ए पॉइंट पर आ जाती हैं। मैं आपसे पूछूं मीना कुमारी ने डिस्टेंस कितनी कवर करी यहां से लेके यहां तक, आप कह देंगे 3 मीटर। मैं आपसे कहूं यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, आप कह देंगे 3 मीटर, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस भी यही है। यही ये मीना कुमारी चलती हैं आगे। यहां से इन्होंने अपना यात्रा स्टार्ट करी, यात्रा स्टार्ट करते करते ये आ गई हमारी कहां पर, मान लीजिए 5 पर आ गई। ये कोई बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट के लिए निकाला, बी पॉइंट के लिए डिस्टेंस निकाला, कितनी आ जाएगी 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा मेरा 5 मीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है, इनिशियल। अब मीना कुमारी ने रिटर्न बैक करना स्टार्ट कर दिया, 4 पॉइंट पे आ गए, 4 वाला पॉइंट मेरा सी कहला रहा है। यदि मैं सी के लिए आगे निकालता हूं, ये ध्यान देना मेरी बात पर, सी के लिए आगे निकालता हूं तो मेरा डिस्टेंस कितनी आएगी? पहले मीना कुमारी हमारी यानी 5 पर, 5 से 1 लौटी, 5 और 1 6 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 4 मीटर। अब बात करें कि मीना कुमारी लौट के आ जाती है कहां पर? बिल्कुल रिटर्न बैक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। इसे कह देते हैं हम डी पॉइंट। ये आ गया मेरा डी पॉइंट। डी पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी कवर करी? 5 यहां नहीं, 5 यहां नहीं, तो टोटल हुई मेरी 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना? इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल और ले सकते हैं यहीं पर। मान लें हम थोड़ा सा कि ये देखिए मैंने एक ली वॉच, इस वॉच की ये सुइया ये 2 सेंटीमीटर की है,
ये यहाँ से लेके यहाँ तक चली है। मैं आपसे पूछूं इस कंडीशन में डिस्टेंस कितनी कवर करी? ये पूरा चलती तो कितना कवर करती है? 2 पाई आर। ये चली है इसका 1/4 पार्ट, तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? 2 पाई आर अपॉन 4। आर की वैल्यू 2 पुट कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा ये। आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 पाई 2 अपॉन 4, 2 2 4 इज इक्वल टू पाई। डिस्टेंस इसने कवर करी पाई सेंटीमीटर। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे देखिए, मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ इसने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? इनिशियल पार्ट से फाइनल पार्ट की ये होगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए यहाँ पर निकालेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस से वही डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस होती है h स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू 2√2 सेंटीमीटर। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। आप इसी तरह कुछ क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको एक शीट दूंगा, क्वेश्चन शीट। उस शीट में क्वेश्चन होंगे, कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे होंगे, आगे जो टॉपिक आने वाले हैं स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उन पे होंगे। उस शीट को सॉल्व कीजिएगा। जिससे वो शीट नहीं मिल पाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकता है, आपको शीट मिल जाएगी। शीट सॉल्व करना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन करेंगे नेक्स्ट।